हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम साइंस प्रैक्टिस सेट का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8 विज्ञान पर आधारित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। यह वीडियो सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? ऑप्शन नंबर ए जड़, बी पत्ती, सी तना, डी बीज। तो अदरक का जननांग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तना। अदरक का जो तना होता है उसी से नए अदरक के पौधे का निर्माण होता है, तो इसीलिए अदरक का तना अदरक का जननांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास 3 परखनलियाँ यक्स वाई जेड हैं। कितनी परखनलियाँ हैं? 3 परखनलियाँ। जैसे पहली हो गई यक्स, दूसरी वाई और तीसरी जेड, जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड विलयन, सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे यक्स में कौन सा है? सोडियम क्लोराइड विलयन है, इसमें सोडियम क्लोराइड हो गया। वाई में हो गया सोडियम हाइड्रॉक्साइड और जेड में हो गया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये तीनों जो परखनलियाँ हैं ये 3 अलग अलग विलयनों से भरी हुई हैं। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। उपरोक्त प्रत्येक विलयन में फिनाप्थिलीन विलयन की एक एक बूंद डालने पर यह परीक्षण करेंगे कि परखनलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। फिनाप्थिलीन एक प्रकार का सूचक होता है। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज विज्ञान के जो वीडियो दिए गए थे आपको, उसमें सूचक के बारे में बताया गया था और कई प्रकार के सूचक भी बताए गए थे, तो उनमें से एक है फिनाप्थिलीन। तो जब इन अलग अलग विलयनों में फिनाप्थिलीन की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? ऑप्शन नंबर ए दिया है यक्स गुलाबी। यक्स में जो विलयन है, यक्स में कौन सा विलयन है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड गुलाबी, वाई गुलाबी तथा जेड रंगहीन। यक्स रंगहीन, वाई गुलाबी या जेड रंगहीन। यक्स फीका हरा, वाई रंगहीन या जेड लाल। यक्स रंगहीन, वाई फीका हरा या जेड गुलाबी। तो क्या प्राप्त होगा हमें? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में फिनाप्थिलीन की विलयन की बूंदें मिलाई जाती हैं तो वह कैसा रंग देता है? पानी जैसा, जो रंगहीन होता है। ऐसे ही जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड में मिलाया जाता है तो गुलाबी रंग देता है, और जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में फिनाप्थिलीन को मिलाया जाता है तो वह भी पानी जैसा रंग देता है, जो रंगहीन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। तो हमारे मुख में सबसे आगे जो दांत होते हैं वह कौन से होते हैं और सबसे पीछे कौन सा होता है? तो कैसे क्रम होता है इनका? ऑप्शन नंबर ए है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। बी रदनक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। सी रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। डी कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारे मुख में जो विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं उनका आगे से पीछे की ओर क्रम होता है। सबसे आगे होते हैं कृंतक, उसके बाद रदनक, फिर अग्रचवर्णक और सबसे लास्ट में होते हैं चवर्णक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण, कर्षण, खिंचाव के कारण पहुंचता है। पादपों या वृक्ष जो होते हैं उनमें पानी ऊपर कैसे पहुंचता है? चूषण, कर्षण या खिंचाव के कारण। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या अवशोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों को पानी की जरूरत पड़ती रहती है और पौधे मृदा से पानी को चूषण या कर्षण या खिंचाव के द्वारा ऊपर पौधों में पानी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन या आसुत जल। तो कौन कौन से विद्युत के चालक हैं? सिरका और
लवण का विलयन, ये दोनों ही विद्युत के चालक होते हैं। तो इनमें देखेंगे 1 और 3 किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जबकि ये जो शर्करा का विलयन होता है और ये जो आसुत जल होता है, ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं। पिछले फर्स्ट पार्ट में आपको आसुत जल के बारे में बताया भी गया था कि जब किसी विलयन में जितनी ज़्यादा आयनों की मात्रा होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी चालकता होगी। तो ये आसुत जल जो होता है विद्युत का बहुत ही कमज़ोर चालक होता है। ऐसे ही शर्करा भी विद्युत का चालक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है। इस गुटके पर कार्यरत बल या बलों के बीच में क्या कहा जा सकता है। इस गुटके में जो बल कार्य कर रहे हैं उनके विषय में क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। या ऑप्शन नंबर डी, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। पार्ट फर्स्ट में भी हमने एक ऐसा ही उदाहरण बताया था आपको, जिसमें एक मेज पर एक बुक स्थिर अवस्था में रखी थी। ऐसे ही इसमें क्या है, एक लकड़ी का गुटका विराम की अवस्था में एक मेज पर रखा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस पर एक संतुलित बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण ये जो लकड़ी का गुटका है वह मेज पर विराम की अवस्था में आसानी से पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। बांस का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, उसकी पत्तियां कैसी होती हैं और उसका जड़ किस प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार झकड़ा जड़, जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़, समांतर सिरा विन्यास और मूसला जड़, या जालिका रूपी सिरा विन्यास और रेशेदार या झकड़ा जड़। तो बांस की जो पत्तियों में सिरा विन्यास होता है वह होता है समांतर सिरा विन्यास। और उसकी जड़ें कैसी होती हैं, उसकी जड़ें झकड़ादार या रेशेदार जड़ें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बांस के पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार या झकड़ा जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है। चुंबक के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण चुंबक का एक निश्चित परीक्षण है। ऑप्शन नंबर बी, चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। तो ये तो राइट है। चुंबक जो होता है उसके जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। जैसे ये कोई चुंबक है और ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे ऐसे विलीन होती जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबक को सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये भी राइट है, बी राइट था और सी भी राइट है। सजातीय ध्रुव जो होते हैं मतलब एक ही प्रकार के, तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय अलग अलग ध्रुव जो होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, छड़ चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तो ये भी राइट है, क्योंकि छड़ चुंबक जो होता है उसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। यहाँ पर पूछा है कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण नहीं होता है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्यमान युक्त वस्तु जो होती है, जिस वस्तु में द्रव्यमान पाया जाता है उसमें आकर्षण होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह चुंबक ही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आकर्षण चुंबक का एक निश्चित परीक्षण नहीं होता है। सिर्फ आकर्षण का प्रयोग करके ही हम चुंबक का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। ऑप्शन नंबर ए, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। ऑप्शन नंबर बी, मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सी, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। डी, बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकेलाइट और मेलामाइन ये दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि जब उन्हें एक बार आकृति दे दी जाती है उस प्लास्टिक को, तो फिर दोबारा उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि थर्मोप्लास्टिक को परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है बल्कि पुष्पों का एक गुच्छा है। गुलाब, धतूरा, चाइना रोज या गुड़हल या सूर्यमुखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। सूर्यमुखी जो होता है वह एकल फूल नहीं होता है, इसके अंदर अनेक फूल श्रृंखलाबद्ध रूप से युक्त होते हैं, या इसके अंदर अनेक फूल श्रृंखलाबद्ध रूप से होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बल्कि जो ये गुलाब, धतूरा और ये चाइना रोज या गुड़हल है, ये सभी एकल पुष्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई साइकिल किसी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं वृत्तीय और स्थानांतरित गति, वृत्तीय स्थानांतरित और आवर्ती गति, स्थानांतरित और आवर्ती गति, या वृत्तीय और आवर्तित गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई साइकिल का पहिया यदि सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रहा है तो वह कैसी गति दर्शाएंगे? वृत्तीय गति और स्थानांतरित गति। क्या होता है इसमें कि जब पहिया एक ही अक्ष पर लगातार घूमता है तो उस गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। और इसके साथ ही और क्या हो रहा है? स्थान में परिवर्तन भी हो रहा है, तो इसमें स्थानांतरित गति भी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपकी क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? नारियल, रेयान, जूट या पटसन या कपास। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काली मृदा जो होती है उसमें नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है, तो इसी कारण से काली मृदा में कपास को उगाया जा सकता है। कपास उगाना उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विषम को चुनिए। अंडा, भ्रूण, अंडाणु, युग्मक। तो इसमें विषम कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंडा, अंडाणु और युग्मक ये तीनों ही एक कोष की होते हैं, जबकि जो भ्रूण होता है वह एक कोष की नहीं होता है। तो विषम हो जाएगा भ्रूण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाला रस या लार का कार्य क्या होता है? श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना, मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना, या मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लार जो होती है वह मंड या स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करती है, जिससे पाचन क्रिया अच्छी प्रकार से या तेजी प्रकार से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अंतःश्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। अंतःश्वसन मतलब अंदर ली गई सांस। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसकी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। उच्च श्वसन की वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। उच्च श्वसन मतलब बाहर निकाली गई सांस, तो उसमें भी ऑक्सीजन निकलती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा नहीं होती। और नेक्स्ट है, उच्च श्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें होती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अंतःश्वसन और उच्च श्वसन दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। सांस अंदर लेने में भी ऑक्सीजन जाती है और बाहर निकालने में भी कुछ ऑक्सीजन बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। सेकंड, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। थर्ड, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है। फोर्थ, प्रतिबिंब आभासी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, ये राइट है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, ये भी राइट है। और प्रतिबिंब आभासी होता है, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें 2, 3 और 4 दिए हों। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, 2, 3 और 4 इसमें तीनों ही दिए हैं, जबकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दैनिक जीवन में निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है, राइट है ये।
सेकंड, सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो 3 पॉइंट हो गए। अब ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। 2 एक भौतिक कारक है, बी 1 और 2 भौतिक परिवर्तन हैं, सी सभी रासायनिक परिवर्तन हैं, डी 1 और 2 रासायनिक परिवर्तन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही रासायनिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को अशुद्ध जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर यह परीक्षण करेगा कि ऑप्शन नंबर ए नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। दोनों ऑप्शन सेम ही हैं। सी है नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। और डी नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। यहाँ पे होगा लाल लिटमस नीला ही रहता है। यहाँ पे लाल काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा नीला ही रहता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है होगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि जो लाल लिटमस होता है वह नीला हो जाता है। क्या यहाँ पे पूछा था कि मैग्नीशियम रिबन का जब वायु में दहन किया जाता है और बची हुई राख को अशुद्ध जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, तो विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस में डाली जाती है और फिर लाल लिटमस में। तो नीला लिटमस जो होता है वह नीला ही रहता है और लाल लिटमस हो जाता है नीला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सल्फर, एल्यूमिनियम और लोहा यफी के गलनांक क्रमशः 113, 666 और 1535 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल लौह 200 डिग्री तापमान पर ठोस है, बी एल्यूमिनियम तथा लौह 200 डिग्री तापमान पर ठोस हैं, सी लौह सल्फर और एल्यूमिनियम 200 डिग्री तापमान पर ठोस हैं और केवल सल्फर 200 डिग्री तापमान पर ठोस हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एल्यूमिनियम तथा लौह 200 डिग्री तापमान पर ठोस होते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम तथा लौह में अपने गलनांक बिंदु से कम तापमान पर ठोस अवस्था में ये दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब से B1 जुड़ा है जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा है। अंततः B2 बैटरी से ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तिमान हैं। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए B2 की दीप्ति कम हो जाएगी और B1 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बी B1 और B2 दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। सी B1 और B2 दोनों की दीप्ति कम हो जाएगी। डी B1 की दीप्ति कम हो जाएगी और B2 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब कोई परिपथ बनाया जाता है तो जैसे ये कोई परिपथ हम बनाते हैं, ये कोई ये कोई परिपथ है, ये बल्ब हैं, ये मान लीजिए B1 है और ये B2 है, R और यहाँ पे ये V बैटरी है। तो जब R को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो B2 होगा उसकी दीप्ति कम हो जाएगी और जो B1 होगा उसकी दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा कि जब B2 के लिए धारा का मान घटेगा तो R जो होगा
वह B2 की दीप्ति उससे B2 की दीप्ति कम हो जाएगी और B1 की दीप्ति अप्रभावित रहेगी या उसमें कोई प्रभाव नहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माध्यम A और माध्यम B से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है क्योंकि माध्यम A और B दोनों में प्रकाश की गति समान है। B तुलना नहीं की जा सकती है। C माध्यम B की अपेक्षा माध्यम A में प्रकाश की गति अधिक है। D माध्यम A की अपेक्षा माध्यम B में प्रकाश की गति अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा राइट आंसर। माध्यम A की अपेक्षा माध्यम B में प्रकाश की गति अधिक है, इसीलिए माध्यम A माध्यम B से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडल की दाब की अपेक्षा कम है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। सी हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। डी हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हमारे शरीर के भीतर का जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड या ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है। इसका कारण है ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार में कम है, जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है, यह बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्लॉक द्वारा जो विस्थापित जल है उसका भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। ये उत्प्लावन का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। उत्प्लावन का नियम होता क्या है? जब कोई पिंड किसी द्रव की सतह पर तैरता है, यदि द्रव का भार विस्थापित पिंड के भार के बराबर हो। कब तैरता है कोई पिंड? जब उस पिंड का भार द्रव का भार विस्थापित पिंड के भार के बराबर हो, तब कोई वस्तु किसी सतह पर तैरती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्लॉक द्वारा जो विस्थापित जल है उसका भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, इसीलिए वह ब्लॉक डूब जाएगा। अगर वे दोनों बराबर होते तो वह उसके ऊपर तैरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। बी, चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व पर दहाड़ता है। सी, एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। डी, एक सीटी उच्च आवृत्ति की होती है इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन गलत है। सामान्यतः पुरुषों की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, ये गलत है क्योंकि महिलाओं की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण होती है और यहाँ पे उल्टा दिया है कि पुरुषों की आवाज़ तीक्ष्ण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। ये ग्रह हैं कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून, बुध और यूरेनस या शुक्र और यूरेनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और यूरेनस। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया या अमोनिया। तो मनुष्यों में जो सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद होता है वह होता है यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन मूलतः स्तनधारी जैसे मनुष्य, ऊंट, बंदर, सार्क या मत्स्य या मछली, वयस्क उभयचर, इन सभी में यूरिया का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती हैं? 2 टुकड़ों में काटना, तापन, पीटना, सील करना। तो ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3, बी है 1 और 4, सी केवल 1, डी 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी 2 और 3। ज़्यादा प्रबलता से छड़ चुंबक को गर्म करने पर या उनको पीटने पर उसकी जो चुंबकीय विशेषताएं होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा, जल जो होगा जब उसे तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव होगा? कणों की दूरी में बदलाव होगा, या कणों के रंग में बदलाव होगा, कणों के आकार में बदलाव होगा, या कणों की संरचना में बदलाव होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कणों की दूरी में बदलाव होगा। जो तरल के कण होते हैं तो जब तरल से गैसीय चरण में इनको रूपांतरित किया जाता है तो जल के कणों की दूरी में बदलाव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तरल के जो कण एक दूसरे से सटे होते हैं, जो आसानी से गति नहीं कर पाते हैं, तो जब इस तरल को गर्म करके गैस बनाई जाती है तो गैस के कण एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाते हैं और आसानी से गति कर सकते हैं। तो इनकी किस में बदलाव होगा? दूरी में बदलाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? डीजल, हाइड्रोजन, कोयला, पेट्रोल। डीजल का ऊष्मीय मान होता है 44,800। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान होता है 1,41,790। कोयले का ऊष्मीय मान होता है 26,000 और पेट्रोल का ऊष्मीय मान होता है 48,000। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान 1,41,790 सबसे अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। फर्स्ट, केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। बी, केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। सी, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। डी, पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह पौधों की पत्तियों में ही होती है, क्योंकि पत्तियों में पर्णहरिम पाया जाता है, तो ये सभी रंगों की जो पत्तियां होती हैं वह प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।